बार बार छींक आना, नाक बहना, ये जो है एक लक्षण होता है जिसको हम कहते हैं एलर्जिक राइनाइटिस। यानी एलर्जी की वजह से ये प्रक्रिया होना शरीर, मुंह से सांस लेना, खराटे आना, लार का टपकना सोने के समय, बार बार उठना, बच्चा बीमार रहना, एजिटेटेड रहना, इसको प्लीज़ नज़रअंदाज ना करें। इसको ईएनटी को अवश्य, ईयरबड नाम से बहुत ही प्रचलित है। बिल्कुल आपको मैं बताता हूँ कि ईयरबड इज़ अ मिसनोमर। ये जो है बेसिकली कान के लिए बना ही नहीं, ठीक है। नमस्कार दर्शकों, मैं दिया शर्मा। स्वागत है आपका एचपीएन न्यूज में। और आज हमारे साथ मौजूद है हमारे मुख्य अतिथि प्रोफेसर सीनियर कंसल्टेंट ईएनटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर रवि रॉय। सबसे पहले तो सर मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने अपना कीमती समय में दिया। मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में बताएं। नमस्ते। मैं हूँ डॉक्टर रवि रॉय, सीनियर कंसल्टेंट ईएनटी, यशोदा हॉस्पिटल, नेहरू नगर। मैं फ़ौज से रिटायर किया हूँ। मेरी 22 साल की नौकरी फ़ौज की थी। उसके बाद मैं गाज़ियाबाद में सेटल हो रखा हूँ। फ़िलहाल अभी मैं यशोदा हॉस्पिटल, नेहरू नगर में सीनियर कंसल्टेंट प्रोफेसर की उपाधि पे कार्यरत हूँ। और साइड बाय साइड मैंने अपना एक क्लिनिक भी खोल रखा है जो रॉय ईएनटी क्लिनिक के नाम से है, और ये सिद्धार्थ बिहार में है। तो सर आपको ओवरऑल कितने एक्सपीरियंस हो चुका है अपने इस फील्ड में? और कुल मिला के मेरी 26 साल की एक्सपीरियंस है, जिसमें से ईएनटी करते हुए मुझे जो है 18 साल हो चुके हैं। जैसे ईएनटी जो वर्ड है, हम्म, ये जो कैटेगरी है, इसके हम्म, बारे में काफी सारे लोग आज भी ऐसे जो अवेयर नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सही बोला तो आपने। ईएनटी है क्या, अगर हम नॉर्मल स्टार्ट करें तो? एक्चुअली ईएनटी जो है एक सर्जरी का सब स्पेशलिटी है, जो कि जाकर के अपने में एक पूरा स्पेशलिटी बना। ईएनटी का मतलब होता है ईयर, नोज, थ्रोट। इन तीनों की से संबंधित जो बीमारियां होती है, और नेक, गला, इसकी बीमारियों का जो है ईएनटी स्पेशलिस्ट जो है इलाज करता है और सर्जरी करती है। बहुत लोगों को एक मिस कॉन्सेप्ट है ईएनटी में कि आई भी आता है। आई एक सेपरेट स्पेशलिटी है। ईएनटी बेसिकली स्टैंड्स फॉर ईयर, नोज, थ्रोट। अगर हम ईयर्स की बात करें तो काफी सारे मिथ्स हैं और बहुत से कॉमन वो भी हैं हम्म, आज के टाइम पे कि लोगों को घरेलू नुस्खे भी हैं हम्म, जो लोग आज के टाइम पे भी कर रहे हैं। हम्म, जैसे सबसे कॉमन आजकल हम देखते हैं अपनी फैमिलीज में कि लोगों ने देखा है कि कानों में पिन वगैरह डाल देते हैं, बिल्कुल। माचिस की तीली डाल देते हम्म, हैं। इचिंग हो रही है तो लोगों ने गर्म तेल डाल दिया। हम्म, तो इसके कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट रहते हैं आगे चल के। बिल्कुल, वो बहुत बहुत ही सीरियस इम्प्लीकेशंस है इनके। तो देखिए, ये जो कॉमन चीज़ें हैं ना, कि कान के अंदर किसी तरह प्रकार का खुजली होना या कान में दर्द होना, हम क्या सोचते हैं कि कान में तेल मैल है कान के अंदर, तो हमने गर्म तेल डाल दिया। और ये नुस्खे जो है हमारे ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स से आया है। बट आज के ज़माने में मेरे तरफ से एकदम इसके लिए मनाही है। कभी भी किसी प्रकार का कोई भी चीज़, लोग जॉनसन्स बड, जो ईयरबड नाम से बहुत ही प्रचलित है, बिल्कुल आपको मैं बताता हूँ कि ईयरबड इज़ अ मिसनोमर। ये जो है बेसिकली कान के लिए बना ही नहीं, ठीक है। तो किसी भी प्रकार का कान में खुजली बार बार होना, ठीक है, तो इसके लिए मैं ज़रूर आवश्यक समझता हूँ कि ईएनटी कंसल्टेशन लें और प्रॉपर इलाज लें। किसी भी प्रकार से माचिस की तीली, पेंसिल, ठीक है, गर्म तेल का उपयोग ना करें। ये आपको ज़्यादा हानिकारक होगा बनस्पत कि किसी प्रकार का लाभ होगा, ठीक है। जैसे काफी बार ऐसा भी होता है जो हम नॉर्मली फैमिलीज में देखते हैं कि अगर पेन हो रहा है तो लोग ईयर ड्रॉप्स डाल देते हैं। हम्म, अब एक ब्रांड की ईयर ड्रॉप डालना या एक कंपनी की ईयर ड्रॉप डालना ठीक है, हम्म, बट कितनी बार ऐसा होता है कि आज हमने कुछ और डाली, अगले महीने में पेन हुआ हमने कुछ और डाल दिया। हम्म। तो उसका भी कहीं ना कहीं चल के आगे साइड इफेक्ट रहता है। अब क्या होता है ना कि हमारे पास पेशेंट्स आते हैं ये कहते हुए कि भाई मेरे कान में तकलीफ थी, हम फार्मेसी गए, वहाँ से फार्मासिस्ट बिना देखे, आम तौर पे क्योंकि उसके पास कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं होता देखने के लिए, एग्जामिन करने, वो आपको ड्रॉप देता है। और मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, कान में मैल का प्रॉब्लम होता है, और आप जो है हफ्तों तक जो है एंटीबायोटिक ईयर ड्रॉप ले रहे हैं, जो ज़्यादा नुकसान करेगा और आपको किसी भी प्रकार से फ़ायदा नहीं देगा। और दूसरी बात क्या होती है कि एंटीबायोटिक ईयर ड्रॉप अगर आप ले रहे हैं, तो नॉर्मल जो अच्छे बैक्टीरिया आपके कान के नली में ग्रो करते हैं, उसको भी हानि पहुंचता है, और उससे और भी प्रकार की इन्फेक्शन हो सकते हैं। तो मेरा ये मानना है कि अगर इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम है, ठीक है, तो उसको अवश्य दिखाएं ईएनटी सर्जन को, और एग्जामिन कराएं और प्रॉपर उसका इलाज लें, बनस्पत के एक फार्मासिस्ट के पास जाकर के किसी भी प्रकार का कोई दवाई उठाएं। सर काफी बार ऐसा होता है आजकल, तो जो हमारे जो जनरेशन है या जो यंग यूथ है, बेसिकली क्या हो गया कि
आजकल हर कोई वर्किंग है, काफी सारी कंपनीज ऐसे हैं जहाँ पे हेडफोन्स का बहुत ज्यादा यूज होता है, जो कंटिन्यू कुछ घंटे तक यूज करते हैं। इवन यंग यूथ ऐसे कि वो बड्स लगाना, आजकल तो मार्केट में नए नए बड्स आ रहे हैं, ब्लूटूथ। हम ब्लूटूथ आ रहे हैं, लीड आ रही है, तो लोग वो बहुत ज्यादा यूज करने लग गए हैं। या कितनी बार ऐसा भी देखा जाता है कि हमारी फैमिलीज में भी, इवन हमारी मदर हैं या दादी वगैरह हैं, वो भी कितनी बार ऐसा होता है ना कि नानी का कॉल आ रहा है या उनके घर का कॉल आ, तो वो 2 घंटे बिल्कुल तक बिल्कुल कंटिन्यू फोन पे लगे हैं, बिल्कुल बिल्कुल तो इनका भी आगे प्रॉब्लम होती है। ये बहुत ही, देखिए, टेक्नोलॉजी समय के अंतराल में फायदे के लिए भी होता है। इसको अगर सही तरीके से इस्तेमाल करें तो आपके लिए फायदा जरूर है। कभी याद करिए, एक समय होता था कि टेलीफोन घर में होते थे और किसी को किसी समय आप एक्सेस नहीं कर सकते थे, पर आज मोबाइल होने के कारण हर किसी के हाथ में हम इजीली एक्सेसिबल बना चुके हैं एक दूसरे को। पर कहीं ना कहीं हमें थोड़ा रुक करके सोचना पड़ेगा कि इसका उपयोग तो है, पर इसके साथ साथ काफ़ी नुकसान भी है। अब मैं एक चीज़ बताता हूँ। यह यस, प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट भी है कि घंटों तक आप ऑनलाइन जो है जॉब कर रहे हैं, बट मेरा ये मानना है कि हम आपको ये नहीं कहेंगे आप इससे विड्रॉ हो जाइए, ठीक है, पर इसमें कुछ चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। एक तो है कि अगर लॉन्ग आवर्स आपका काम का है, कंप्यूटर पे या हेडफोन का इस्तेमाल करना है, तो इससे थोड़ा सा ब्रेक लीजिए। मैं सलाह दूंगा कि कम से कम एक एक घंटे पे जो है 10-15 मिनट का आप ऑफ लीजिए, ठीक है, आप अपने कान को थोड़ा रिलैक्स करिए। दूसरी बात जो है, हम ब्लूटूथ और ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, ये नहीं है कि ये आवश्यक जरूर है आज के ज़माने में, पर इससे भी थोड़ा सा आपको राहत लेना पड़ेगा। बीच बीच में जो है लाउड म्यूजिक का इस्तेमाल, आजकल बच्चे नए जनरेशन में ये होता है कि लाउड म्यूजिक ब्लूटूथ लगा करके सुन रहे हैं। ये कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा नुकसानदेह हो रहा है, सुनने में तकलीफ बढ़ रही है लोगों में। और ये तो हम चेंजेस देख रहे हैं अगले लास्ट 15 ईयर्स में, जो देख रहा हूँ, जो हियरिंग की प्रॉब्लम है। पहले हम सोचते थे कि वो ऑक्यूपेशन से संबंधित होते थे, जैसे आर्मी है या पुलिस के लोग हैं, जो कि मजबूरी में नॉइज एक्सपोजर से, मतलब उनके पास कोई चारा नहीं है। आजकल तो यंग जनरेशन जो आते हैं, उनके साथ भी देख रहा हूँ कहीं ना कहीं हियरिंग की प्रॉब्लम शुरू हो गई। तो इसमें बिल्कुल ये बात सही है कि कहीं ना कहीं हमारी इस टेक्नोलॉजी जो हमारे आरामदेह के लिए बनी हुई है, कहीं ना कहीं हमें असर कर रही है, बिल्कुल। और हमारा सुनना जो है इससे जो है और ख़राब हो रहा है। यूज़ करें, सेंसिबली यूज़ करें, पर इससे थोड़ा सा दूर भी रहने की कोशिश करें जितनी बार हो सकता है। अगर हम नोज की बात करें, ईयर्स की बात आई थिंक बहुत हो गई है, लोगों को बहुत अवेयर हो जाएंगे इस चीज से भी। अगर हम नोज की बात करें तो नोज में काफी सारी चीजें पहले से चलती आ रही हैं। जैसे कितनी बार हम देखते हैं कि छोटे बच्चों की नाक से अक्सर खून आना, जो फैमिलीज को लगता है ठीक है कि बाहर गर्मी है, गर्मी की वजह से आ रहा है, बहुत नॉर्मल है, तो इतना ध्यान नहीं देते, ठीक है, बच्चे को थोड़ा सा ठंडे पानी से सर धुला दिया या मुंह धो दिया, तो उन्हें लगता है कि ठीक है नॉर्मल है। बट इसका भी कोई रीजन है पर्टिकुलर साइंस? देखिए, बच्चे की नाक से खून आना जो है, ये मैं कहूँगा कि कॉमन प्रॉब्लम है, और ये प्रॉब्लम जो है पेरेंट्स के लिए बहुत अलार्मिंग होता है। अब ये बात सही है कि जब सूखा पड़ता है तो नाक के अंदर पपड़ी बनती है। अब हम क्या करते हैं कि कॉमनली बच्चों में जो देखा जाता है कि इसको खोद करके निकालने की कोशिश करते हैं, जिससे ब्लीडिंग होती है। अब जब ब्लीडिंग हो रही है बार बार, तो पेरेंट्स जो है इससे परेशान हो जाते हैं। क्या करते हैं, गर्म पानी, ये ठंडा पानी डाल देना सर पे, लिटा देना। ये बिल्कुल भी सलाह नहीं दूंगा इसके लिए। जब कभी बच्चे के नाक से खून आ रहा है, इमीडिएटली बच्चे का नाक पिंच करिए, सामने की तरफ झुकाइए, मुंह खोल करके सांस लेने बोलिए। ये 10 मिनट करना है। अगर गले में नाक से खून आ रहा है तो उसको बोलना है कि उसको थूक देने के लिए या स्पिट आउट करने के लिए। इसके बावजूद भी अगर ब्लीडिंग नहीं रुक रही है, तो मैं कहूँगा कि तुरंत से तुरंत जो है नियरेस्ट ईएनटी को दिखाएं और उसका सही इलाज कराएं। दूसरी बात क्या होती है कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि नाक के अंदर फॉरेन बॉडी, या बच्चा खेलते खेलते नाक के अंदर कुछ घुसा लिया, हमें पता नहीं होता है, और इसके कारण एक तरफा नाक से खून आना। ये पेरेंट्स को सजग करना चाहूँगा, अगर इस तरह से बार बार हो रही है तो जरूर जो है एक बार ईएनटी को चेकअप करवाएं अपने बच्चे को। तो ये छोटे छोटे प्रिकॉशंस और सतर्कता अगर हम लें तो बहुत हद तक जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, ठीक है। मेरा सोचना है कि सतर्क रहना जरूरी है, जानकारी रखना आवश्यक है, ठीक है। और कभी कभी ऐसा होता है, बहुत रेयर केस में, कि बुजुर्ग लोगों में भी जो है ब्लड प्रेशर के बढ़ने की वजह से अचानक नाक से खून आना,
तो इसमें तो यही कहूँगा, जो पहला स्टेप है घर में जो नुस्खा मैं सलाह दूंगा वो ये है कि नाक को आप दबा के रखें, बैठ जाएं, सामने की तरफ झुकें, मुंह खोल करके सांस लें, और ये जो है 10 मिनट तक करें। इसके बावजूद भी अगर नाक से खून आ रहा है तो बिल्कुल ईएनटी को दिखाने की आवश्यकता मतलब है। बेस्ट सजेशन ये कि एक बार कंसल्ट करने में कोई कंसल्ट, बुराई नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। बिल्कुल। ठीक है। इसके अलावा से देखा जाता है ना, काफी बार ऐसा होता है कि एक वेदर चेंज होता है, एक सीजन के अकॉर्डिंग किसी काफी लोगों को स्नीज होता है, लेकिन एक होता है कि वो एक कॉमन प्रॉब्लम बन जाती है कि उन्हें हर बार या हर किसी भी इन्वायरमेंट में वो जा रहे हैं या किसी भी जगह पे वो बैठे हैं, उनको बहुत ज्यादा स्नीज होना या नाक बहना, तो लोगों को ये भी लगता है कि ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, ये ठीक है, हो रहा है तो कोई बात नहीं, वो ठीक है, दवाइयाँ ले ली या ड्रॉप्स वगैरह ले ली, बट इसके भी साइड इफेक्ट रहते होंगे। देखिए, बार बार छींक आना, नाक बहना, ये जो है एक लक्षण होता है जिसको हम कहते हैं एलर्जिक राइनाइटिस, यानी एलर्जी की वजह से ये प्रक्रिया होना शरीर। अब नाक क्या होता है, सांस लेने का माध्यम होता है, तो इससे हम जो वातावरण में प्रदूषण है उसको भी हम इनहेल कर रहे हैं नाक से, तो इससे बॉडी रिएक्ट करती है और ये सारे लक्षण दिखाती है। अब इसमें जो है सबसे पहली बात, अगर बार बार स्नीजिंग की प्रॉब्लम है और नाक बहने की प्रॉब्लम है तो इसको नज़रअंदाज ना करें, ये कहीं ना कहीं एलर्जी का लक्षण है। और हम क्या करते हैं, एलर्जी है तो चलो ठीक है, फार्मासिस्ट के पास चले, कोई दवाई ले लिया, दिस विल नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम। इसको जो है एक तरीके से इन्वेस्टिगेट कराना होगा ईएनटी से, और इसके आगे उसकी स्पेसिफिक थेरेपी होती है। अब जैसे एलर्जी जो होती है दो तरह प्रकार की होती है, एक होती है सीजनल एलर्जी, जो कि कॉमन सीजन्स होते हैं, जैसे कि स्प्रिंग या ऑटमन उस समय होना, या काफ़ी ज़्यादा ठंडा होना उस समय होती है। और एक होता है पेरिनियल और परसिस्टेंट एलर्जी, जिसमें कि पूरे साल भर जो है आपको रहती है। और दूसरा जो कॉमन प्रॉब्लम है वो ये देखा गया है कि प्रदूषण बढ़ रही है अपने वातावरण में, और ये प्रदूषण के कारण जो है काफ़ी हद तक जो है एलर्जी का संक्रमण जो है बढ़ रहा है। अब ये जो प्रॉब्लम है इसको जो है नज़रअंदाज ना करें। अब कोविड टाइम के बाद से हमने एक चीज़ रियलाइज किया है कि छोटी छोटी प्रिकॉशंस ले करके हम इनकी इस तकलीफों से कम कर सकते हैं। अब जो एलर्जिक है, अगर ये प्रूवन हो चुका है और ये लक्षण हैं, तो दवाई कुछ हद तक जो है बीमारी को कंट्रोल करती है, ठीक नहीं करती है। तो इसमें परहेज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप लेता है, जो कि हम हर व्यक्ति को कहते हैं जो एलर्जिक हैं कि उनको करना चाहिए। जैसे मास्क लगाएं, धूल धुआं प्रदूषण के माहौल से जितना दूर रह सकते हैं रहने की कोशिश करें। आप खुद थोड़ा सा गौर करें कि किन चीज़ों से आपकी एलर्जी बढ़ती है और उनसे परहेज करें। तो जानकारी भी आवश्यक है, उसके साथ दवाई का लेना, सही समय पे फॉलो अप रखना, ये भी आवश्यक है। अगर हम एलर्जी को नज़रअंदाज करते हैं तो नाक की एलर्जी बढ़ करके जो है फेफड़ों की एलर्जी में भी बदल सकती है, जिसको एक प्रकार का अस्थमा भी कहते हैं। तो जो एलर्जिक राइनाइटिस है ये इनिशियल सिम्टम है, जो अपर एयरवे जो कहते हैं नाक, उसका है। उसको अगर हमने कंट्रोल कर लिया तो शायद आगे लोअर एयरवे यानी कि फेफड़े का जो एलर्जी है उसको भी हम रोकथाम कर सकते हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि एलर्जी को जो है हम नज़रअंदाज ना करें, और अवश्य है कि हम इसको एक दिखाएं। बार स्पेशलिस्ट के पास जरूर जाएं। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं, इसको नज़रअंदाज ना करें। काफी बार ऐसा भी होता है ना सर कि लोगों को बहुत ज्यादा खराटे लेने की आदत होती है, स्नोरिंग की आदत होती है, लेकिन फैमिलीज बोलती है कि नहीं ये नॉर्मल है, बचपन से बच्चा करता आ रहा है, ये उसकी आदत बन चुकी है, तो इसका भी कोई साइंटिफिक रीजन है? बिल्कुल। देखिए, जो स्नोरिंग की प्रॉब्लम है इसको दो प्रकार में हम बांट सकते हैं। एक तो होता है बच्चों में होती है और एक एडल्ट्स में भी होता है। और ये सारे के सारे जो है एक स्पेक्ट्रम होती है जिसको कहते हैं स्लीप डिसऑर्डर्ड ब्रीदिंग, उसके अंदर आती है। और बच्चों में जो स्नोरिंग की प्रॉब्लम होती है उसको बिल्कुल मैं कहूँगा कि नज़रअंदाज ना करें। ये क्या होता है, बच्चों में एलर्जी और इन्फेक्शन से बार बार एडिनॉइड का बढ़ना, ये एक मास होता है जो नाक के पिछले हिस्से में होता है, टॉन्सिल का बढ़ना। इससे क्या होता है कि सांस नाक से लेने में रुकावट हो जाती है, जिसकी वजह से वो बच्चा जो है मुंह से सांस लेना शुरू करता है, और इस वजह से जो है उसकी जो है फेशियल डेवलपमेंट में भी असर करता है। तो बच्चों में अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम है, सर्दी जुकाम बार बार रहना, मुंह से सांस लेना, खराटे आना, लार का टपकना सोने के समय, बार बार उठना, बच्चा बीमार रहना, एजिटेटेड रहना, इसको प्लीज नज़रअंदाज ना करें, इसको ईएनटी को अवश्य दिखाएं।
अब दूसरी बात होती है एडल्ट्स में, जो एडल्ट स्लीप डिसऑर्डर ब्रीदिंग होती है, जिसमें ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया आता है, इसको अगर आप नज़रअंदाज कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके लंग, आपके हार्ट पर इसका असर पड़ता है। बहुत बार देखा गया है कि जो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के पेशेंट होते हैं, इनका जो है कहीं ना कहीं हार्ट का प्रॉब्लम, डायबिटीज़ का होना और सडन कार्डियक डेथ जो कहते हैं, ये सारी जो है सीरियस फॉर्म ऑफ बीमारियों से जो है संक्रमित हो जाता है। इस समय ये कहूँगा कि इस तरह की कोई भी प्रकार के लक्षण हैं, चाहे बच्चों में या एडल्ट्स में, तो इसको अवश्य दिखाएं। इसका बैटरी ऑफ टेस्ट होता है, प्रॉपर तरीके से जांच कराएं और इसका इलाज कराएं। अगर नहीं कराते हैं तो कहीं ना कहीं बच्चों में डेवलपमेंटल डिफ़िकल्टीज आती हैं और एडल्ट्स में जो है बहुत और भी भिन्न प्रकार की सीरियस बीमारियों से ग्रसित हो जाए। अगर हम थ्रोट की बात करें तो गले से रिलेटेड भी काफी सारी बीमारियां हैं। सबसे पहले जो नॉर्मल है वो टॉन्सिल्स हैं। ये आम है और आम लोगों की लाइफ का एक पार्ट ही बन चुका है अब तो, क्योंकि लोगों को लगता है कि बाहर का खाने से होता है या ज्यादा ठंडी चीजें खाने से होता है अक्सर। बट लोगों का एक मिथ है इसमें भी कि घर पे क्या होता है कि हमारी जो फैमिलीज हैं, हमारे जो दादा दादी वगैरह हैं, मम्मी पापा हैं, तो क्या करते हैं, इसको कोई ईएनटी स्पेशलिस्ट को ना दिखाने की बजाय वो घर पे ट्रीट करते हैं। इसके लिए कोई दवाई नहीं है, ठीक है। और नॉर्मली क्या करते हैं कि सेक करते हैं, जैसे अच्छा। तो ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है। लोगों को लगता है कि हाँ इससे ठीक हो जाता है, तो ये मिथ है या रियलिटी है? नहीं नहीं, एब्सोल्युटली अगर ये है तो ये बहुत ही बड़ा मिथ है। देखिए, गले का कोई भी प्रॉब्लम होना, हम आमून तौर पे जो है टॉन्सिल को ब्लेम करते हैं उस चीज के लिए, जबकि टॉन्सिल हर व्यक्ति में होता है, ठीक है। अब टॉन्सिल में या गले में फेरिंजाइटिस का होना दो प्रकार के हो सकते हैं, या इन्फेक्शन हो सकता है या एलर्जी की वजह से हो सकता है। तो ये कहना कि सिर्फ उसको सेक लो करके प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होती है, तो इसको दिखाना बहुत आवश्यक होगा। अगर आप नहीं दिखा रहे हैं तो आपकी एलर्जी की प्रॉब्लम, अगर सपोज कर लीजिए, जैसे मैंने पहले बताया आपको, एलर्जी की प्रॉब्लम आपने उसको नज़रअंदाज किया और धीरे धीरे जो फैलती जाएगी, ठीक है। आपने परहेज नहीं किया, वो आपने डॉक्टर से सलाह ली ही नहीं, तो ऑब्वियसली वो आपकी बीमारी रह नहीं जाती है वहीं पे, वो फैलती है। जहां तक रहा सेकने की बात, मुझे नहीं लगता है कि सेकने से कोई भी टॉन्सिल की इन्फेक्शन या एलर्जी सॉल्व हो सकती है। तो मेरा कहीं ना कहीं तो ये बिल्कुल कहना है कि आप ईएनटी को दिखाएं, इसको जांच कराएं प्रॉपरली और इसका सही इलाज लें। काफी बीमारियां ऐसी होती है जैसे जो आउटर पार्ट पे वो तो हम देख लेते हैं, बट काफी ऐसी होती है जो इनर बॉडी पार्ट पे होती है, जैसे गले के अंदर कोई प्रॉब्लम है। काफी बार ऐसा होता है कि गले में प्रॉब्लम होती है अंदर की साइड, तो लोग जो हमारे हाउस होल्ड्स हैं या जो हमारी फैमिलीज हैं, जैसे मम्मी है, मतलब जो घर की लेडीज है जनरली, वो इस चीज को एक मिथ से जोड़ देते हैं कि ये एसिडिटी की वजह से होता है। तो ये भी रियलिटी है। देखिए, एसिडिटी कहीं ना कहीं अब ये जानकारी आ रही है कि एसिडिटी भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्रॉनिक थ्रोट प्रॉब्लम की, ठीक है। और ये आज के ज़माने में मैं कहूँगा कहीं ना कहीं ये बढ़ता भी जा रहा है। अब क्या होता है कि हमारी लाइफस्टाइल है, इसको मैं मानता हूँ कि लाइफस्टाइल डिजीज है, क्योंकि हमारे पास क्या ना, फास्ट फूड का टाइम आ गया है। हमारे पास समय नहीं रहता खाना खाने के लिए, हमको जब मौका मिलता है खा लेते हैं, लंबे समय खाली पेट रहते हैं, जब मौका मिला खा करके लेट गए, ठीक है। मसाला मिर्च ये सारी चीज़ों का प्रयोग खास करके इंडियन फूड में बहुत ज़्यादा होता है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें जो है एसिडिटी की तरफ कर रही है, और जो एसिड पेट में बनता है वो स्टमक के लिए उपयुक्त है। वहाँ पे जो है उसकी कोटिंग ऐसी होती है कि एसिड को विथस्टैंड कर सकती है, पर ये छोटे छोटे मात्रा में जब गले में आती है तो गला उसके लिए नहीं बना है, और ये थोड़ा थोड़ा करके गले को जलाती है, जिसकी वजह से जो है सूजन होना, गले में एक फॉरेन बॉडी सेंसेशन मिलना कि कुछ गले में अटका हुआ है, खांसी, बार बार सूखी खांसी होना, मुंह सूखना, खट्टा पानी आना, ये सारे जो थ्रोट प्रॉब्लम के साथ जो संबंधित है, ये लगता है कि कहीं ना कहीं एसिडिटी से संबंधित है, और इसको हम कहते हैं लैरिंगोफेरिंजियल रिफ्लक्स। अब इसको अगर आपने नज़रअंदाज कर रहे हैं तो ये तकलीफ बढ़ती जाएगी, और ये खाली गले तक नहीं सीमित रहती, इसके कान, अब पता चल रहा है कि नाक का भी इन्फेक्शन होना और कान का इन्फेक्शन होना भी बढ़ता है इससे। तो मैं ये जरूर कहूँगा कि अगर इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी ये लक्षण जो हमने आपको बताए हैं, अगर ये हो रहा है तो अवश्य डॉक्टर को दिखाएं और इसका सही इलाज कराएं। अगर अदरवाइज नहीं तो ये प्रॉब्लम बढ़ेगी और आपके लिए जो
जो है और सीरियस हो सकती है। इसी वीडियो को यहाँ समाप्त करते हैं, और जो हमारे दर्शक हैं वो आपकी इन बातों से बहुत ज़्यादा अवेयर हुए होंगे, और मेरा सभी से ये निवेदन है कि अगर ऐसी कोई बीमारी होती है या ऐसे कोई लक्षण होते हैं तो वो डॉक्टर के पास पहले जाएं, घरेलू इलाज या घरेलू नुस्खे बाद में अपनाएं। इसी के साथ साथ मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया और हमारे दर्शकों को इतना वेट किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर कॉलिंग मी ऑन द शो। वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें HBN न्यूज, बेल आइकन दबाकर लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाएं।